नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी चल रही होगी। पिछली जो कक्षाएं हमने लिया है, 3 क्लास हम ले लिए हैं आधुनिक भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, इसमें हमारा 3 लेक्चर हो गया है दोस्तों। आप उनको यदि नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देखें, वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों हम कांग्रेस की स्थापना के संबंध में हम उसकी पृष्ठभूमिका क्या है उसके संबंध में हम बात करेंगे। वास्तव में कांग्रेस की स्थापना कैसे और क्यों होती है उसके संबंध में हम बात करेंगे दोस्तों। और इसके पहले हम आपको बताए ही थे कि कांग्रेस के पूर्व की कुछ राजनीतिक संस्थाएं हमने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें से बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं और बॉम्बे की राजनीतिक संस्थाएं और साथ साथ में मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं और जो विदेशों में जो राजनीतिक संस्थाएं संगठित की गई थी, स्थापित की गई दोस्तों, उसके संबंध में हम बात किए थे दोस्तों। वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, उसको आप जाकर के जरूर देखें। ठीक है दोस्तों। और आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना का जो एक पृष्ठभूमि है कि कैसे उसकी स्थापना होती है, क्यों होती है, क्यों उसकी जरूरत होती है दोस्तों, और उसका भारतीयों का क्या पक्ष था और ब्रिटिशों का क्या पक्ष था, किसका हित था, इन सब के बारे में दोस्तों हम आपको आज अवगत कराएंगे। इससे यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है दोस्तों। आप वीडियो छोड़कर बिल्कुल ना जाएं और इसकी पृष्ठभूमि के समझें कि वास्तव में क्यों और कैसे और कब कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों। इसमें किसकी बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि कांग्रेस के पूर्व, बहुत वर्षों पूर्व 1857 में क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था दोस्तों 1857 का। तो उसमें वह क्यों होता है आपको पता ही है कि उसमें कुछ सामाजिक, धार्मिक और साथ साथ में कुछ आर्थिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम तैयार होता है और यह स्वतंत्रता संग्राम होता है दोस्तों। जानते हैं पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है। तो उसके बाद यह भी 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, यह भी एक कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। कैसे रोल है आगे हम चर्चा करते हैं, आप समझते जाएंगे कि वास्तव में क्या कारण था और कैसे कांग्रेस की स्थापना होती है और क्यों होता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि कुछ इतिहासकार 1857 से लेकर 1885 के समय को काला अध्याय क्यों कहते हैं। जो 1857 से लेकर 1885 है दोस्तों, कुछ इतिहासकार ऐसे भी होते हैं और थे जो इस समय को मींस 1857 से 1885 को काला अध्याय कहते हैं दोस्तों। 1857 से लेकर के 1885 तक के समय को काला अध्याय इसलिए कहा जाता है, यदि आप 1857 से लेकर 1885 तक के इतिहास को पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, तो दोस्तों आपके आंसू छलक जाएंगे कि कैसे उस समय भारतीयों को शोषित किया जा रहा था और उनको पीड़ित किया जा रहा था, उनको पीड़ा कैसे दिया जा रहा था ब्रिटिशों के द्वारा। इसीलिए इतिहासकारों ने इस काल को 1857 से लेकर 1885 को काला अध्याय कहा मित्रों। दोस्तों एक इतिहासकार हैं निरंजन खिलानी महोदय कहते हैं कि 1857 से 1885 तक के इतिहास को यदि आप गहराई से जितनी बार पढ़ते हैं उतना ही पीड़ा भरा मीन्स कहानी आपको सुनाई देता है कि ये जो पीड़ा भरा कहानी रहेगी ये दोस्तों भारतीयों का है दोस्तों। ये निरंजन खिलानी महोदय कहते हैं, जो एक इतिहासकार थे। 1860 से 1870 के दशक में दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की ही दृष्टि से। 1860 से 1870 के दशक में दोस्तों भारत में सूखा व बीमारी पड़ गया। पहले तो सूखा पड़ा था दोस्तों, सूखा के कारण ही मीन्स बीमारी पड़ गया। आज भी आप देख रहे होंगे कि जिस समय सूखा पड़ जाता है, जिस वर्ष सूखा पड़ जाता है दोस्तों, बारिश नहीं होती है, उस समय खेतों में, फसलों में कोई न कोई रोग फैल जाते हैं दोस्तों। उस समय भी अकाल फैला हुआ था, सूखा फैला हुआ था दोस्तों, सूखा पड़ गया जिसके कारण बीमारी फैल गई थी और उसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। जिस समय 1860 से 1870 के दशक में दोस्तों यह बीमारी और सूखा फैला हुआ था दोस्तों, उस समय 1877 में, उसी के आसपास 1877 में दोस्तों कि
रानी विक्टोरिया 1877 के आसपास दोस्तों रानी विक्टोरिया ब्रिटेन जाती हैं और जाती हैं ब्रिटेन में, लेकिन उनकी खुशी में और यह जाहिर करने के लिए कि ब्रिटिश लोग कितने खुश हैं, इस कारण दिल्ली में एक दरबार लगता है दोस्तों। और दिल्ली में दरबार के साथ साथ एक बड़ा समारोह होता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भारतीय लोग कितना भूख से और साथ साथ बीमारी से कितना पीड़ित हैं, और दिल्ली में एक बड़ा समारोह हो रहा है ब्रिटिशों द्वारा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था दोस्तों। जो सूखा और बीमारी पड़ा था दोस्तों, बीमारी फैली हुई थी दोस्तों, उसके कारण राजस्व में 300% की वृद्धि की गई, जिससे भारतीयों के जहन में, भारतीयों के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा। यह भी एक बहुत बड़ा आक्रोश का कारण था, जिसमें भारतीय लोग असंतोष हुए और एक आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार हो गए दोस्तों। ये 1877 में हमने बताया दोस्तों कि रानी विक्टोरिया ब्रिटेन गई थी, जिसको जाहिर करने के लिए दिल्ली में एक बड़ा समारोह आयोजित होता है दोस्तों। और उसके विरोध में मीन्स भारतीयों को कहीं ना कहीं लग गया कि जो ब्रिटिश हैं वह हमारे दुख को बिल्कुल ही, कि क्या भारतीयों को क्या कोई दुख है कि नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अपना समारोह में जुड़े हुए हैं दोस्तों। अब हम सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत वास्तव में जो है दोस्तों, यह भी कांग्रेस की स्थापना में इसका बहुत बड़ा भूमिका है दोस्तों। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वह भारतीयों के हित में हुई थी, और कुछ इतिहासकार या मैक्सिमम इतिहासकार ये मानते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वह अंग्रेजों के या ब्रिटिशों के हित में हुई थी दोस्तों। जो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश लोग किए थे भारतीयों से मिल करके, भारतीयों से बात करके, वह वास्तव में ब्रिटिश लोगों के हित में ही था दोस्तों। कैसे, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। एक तो कारण यह था कि जो कांग्रेस मीन्स जो ब्रिटिश लोग थे भारतीयों के शोषण किए, जिसके कारण 1857 का संग्राम हुआ दोस्तों। उसे साथ साथ इल्बर्ट बिल जो पेश हुआ, उसके विरोध में दोस्तों ये कांग्रेस की स्थापना हुई। अब ब्रिटिशों ने सोचा, और साथ साथ में मित्रों वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट आया था, इसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत वास्तव में है क्या। दोस्तों 1882 में एक खुफिया रिपोर्ट जारी होती है, एक खुफिया रिपोर्ट प्राप्त होती है। किसे दोस्तों, A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम को दोस्तों, A.O. ह्यूम को एक खुफिया रिपोर्ट प्राप्त होती है, और वह खुफिया रिपोर्ट ये O.A. ह्यूम महोदय ये लेकर जाते हैं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के पास। उस समय जो वायसराय होते हैं वह लॉर्ड डफरिन होते हैं। उनके पास ये ऑक्टेवियन एलन ऑक्टेवियन A.O. ह्यूम महोदय जो होते हैं, यह जाते हैं वायसराय डफरिन के पास। वहां ये जो खुफिया रिपोर्ट होता है ये पढ़ा जाता है दोस्तों। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें होता है कि इनको एक सूचना, उस रिपोर्ट में सूचना ये दी गई होती है कि 1857 की तरह ही, 1857 की क्रांति की तरह ही भारत में एक क्रांति दोबारा हो सकती है। इस रिपोर्ट से जो ब्रिटिश थे वह डर गए, और वह सशंकित हो गए कि ऐसा ना हो कि जल्द ही कोई क्रांति देखने को पड़ जाए। तो अब क्या होता है दोस्तों, A.O. ह्यूम और लॉर्ड डफरिन के साथ साथ जो इनके साथ में ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, उन्हें बातें होती हैं, योजना बनती है कि अब एक ऐसा राजनीतिक संगठन बनाया जाए कि उस राजनीतिक संगठन में जो शिक्षित वर्ग भारतीय हैं उनको सम्मिलित किया जाए, और उनसे ये कहा जाए, जो शिक्षित वर्ग भारतीय हैं उनसे ये कहा जाए कि यदि किसी भारतीय को कोई पीड़ा, कोई असंतोष या कोई भी समस्या होती है तो आप एक पत्र के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से हमारे पास पेश करिए,
एक पत्र पेश करिए और हम लोग उसका समाधान निकालेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से मीन्स ये सोच थी किसकी, ब्रिटिशों की। और ये सोच के बाद इन्होंने कहा कि यदि ऐसा हो जाता है, एक राजनीतिक संगठन स्थापित हो जाता है, तो जो क्रांति होने वाली है इसको धीरे धीरे करके मीन्स इसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो यह जो इनकी रणनीति स्थापित हुई, रणनीति बनी, यह एक योजना बनी, वह एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम की। मीन्स ये लोग क्या हुए, सेफ हो गए। सेफ हो गए, इस कारण ही इसको सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा गया दोस्तों। तो यह था सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, ठीक है। 1882 में ही एक जो खुफिया रिपोर्ट आई थी उसी में यह चर्चा था, जिसके कारण एक योजना बनती है और उस योजना के अंतर्गत ही एक राजनीतिक संगठन बनाने के सोचते हैं ये ब्रिटिश लोग। और उसमें यही सोचते हैं कि उसमें जो भारतीय एक शिक्षित वर्ग भारतीयों का उसमें एक संगठन बनाया जाएगा और उसके आधार पर उनसे जो उनकी जो भी समस्याएं होगी एक पत्राचार के माध्यम से वो पेश करेंगे और उनका सलूशन निकाला जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे जो क्रांति की संभावना है वह समाप्त हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये था, ये एक बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस को स्थापित करने में दोस्तों, कि कांग्रेस स्थापित हो जाएगी, उसमें शिक्षित वर्ग आ जाएंगे और शिक्षित वर्ग आ जाएंगे तो आप आज भी समझ रहे हैं कि जो शिक्षित वर्ग हैं वो आज भी मीन्स झगड़ा नहीं करते हैं, बवाल नहीं करते हैं, कहीं कहीं दंगा नहीं करते हैं। आप इस बात को समझ रहे होंगे मित्रों, ठीक है। तो ये शिक्षित वर्ग मीन्स उनका फायदा उठाए ब्रिटिश लोग और कांग्रेस की स्थापना करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो कांग्रेस की नींव पड़ती है, कांग्रेस की स्थापना होती है, उसमें ये खुफिया रिपोर्ट की बहुत बड़ा रोल है और यह अपने लिए ही किया गया था दोस्तों, ठीक है। वह भारतीयों के लिए नहीं हुआ था दोस्तों। अब आइए आगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में एक झलक देख लेते हैं दोस्तों, कि वास्तव में इसकी स्थापना कौन करता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सचिव कौन होते हैं, इसकी स्थापना होती कब है, ठीक है दोस्तों। और इसके सदस्य जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो कौन कौन से होते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है, उसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को होती है। 28 दिसंबर 1885 को होती है। यह डेट आपको याद रखना है दोस्तों, डेट भी इसमें याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जामों में आ चुका है दोस्तों। इसके संस्थापक होते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम शॉर्ट में A.O. ह्यूम कहते हैं दोस्तों। यह भी क्या थे, एक अंग्रेज थे, एक ब्रिटिश थे, ठीक है। और स्थान मीन्स कहाँ इसकी स्थापना होती है दोस्तों, तो पहले दोस्तों यह पुणे में, कांग्रेस की स्थापना पुणे में होने वाली होती है और वहां इसकी एक जो सम्मेलन होता दोस्तों वहां होने वाला था, लेकिन वहां बीमारी फैल गई, ठीक है। वहां बीमारी फैलने के कारण पुणे में नहीं हो पाया। उसके बाद यह निश्चित किया गया कि यह बॉम्बे में होगा दोस्तों। तो बंबई में यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मीन्स इसमें कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों। कहाँ होती है, बंबई में होती है। किस स्थान पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वह व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं और सचिव होते हैं A.O. ह्यूम, सचिव होते हैं A.O. ह्यूम। और सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, इसमें कुल 72 सदस्य होते हैं, ठीक है मित्रों। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 72 सदस्य होते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी होते हैं, फिरोज शाह मेहता होते हैं, दीन सवाचा होते हैं, केटी तैलंग जी होते हैं, एस सुब्रमण्यम होते हैं और वी राघवाचारी जी होते हैं दोस्तों। ये मीन्स और भी होते हैं, कुल 72 सदस्य थे दोस्तों। 72 सदस्यों में ये महत्वपूर्ण सदस्य थे जो कि वहां उपस्थित थे दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था देश हित के लिए लगन से काम करने वालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। साथ साथ इसे कई उद्देश्य थे मित्रों, कई उद्देश्य थे, जिसमें से एक ये है कि जो मीन्स देश के लिए काम करना चाहते हैं
उनमें लोगों में आपस में जोड़ करके उनमें आपस में मित्रता को बढ़ाना, ठीक है। और साथ साथ में एक उद्देश्य ये भी था कि यदि भारतीय लोगों को कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, कोई भी पीड़ा होती है दोस्तों, तो वह पत्राचार के माध्यम से, इस कांग्रेस के माध्यम से, जो कांग्रेस में मीन्स जो इस संगठन में शिक्षित वर्ग होते हैं, उनके माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से वह यह समस्या किसके पास जाता? ब्रिटिश अधिकारी के पास जाता दोस्तों। तो इसके कई उद्देश्य हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना था। अब हम इसके मीन्स अगले लेक्चर में दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्य थे, वह किन किन क्षेत्रों से और कितने कितने सदस्य थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर उसके आगे फिर हम लेक्चर को बढ़ाएंगे दोस्तों। और जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके संबंध में भी हम बात करेंगे। अभी कांग्रेस में, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में मीन्स स्थापित कब हुआ था, ये आपको जानकारी मिल गई। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि वास्तव में इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन है, और इसके सारे के सारे मीन्स जो महत्वपूर्ण अधिवेशन होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे कि जिसमें जिस अधिवेशन में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।